देखिए यूपीएससी पर्सपेक्टिव से यूनक्लोज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि कई रीज़न से ये न्यूज़ में आता रहता है। जो हमारा ये लेक्चर का पोर्शन है, इसमें हम जो चीज़ें डिस्कस करेंगे वो मेनली है कि यूनक्लोज क्या है, उसके जो 5 जोन्स डिफाइंड हैं वो किस तरह से डिफाइंड किए गए हैं, उनकी क्या राइट्स हैं उन जोन्स में, क्या इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं उसको रिलेटेड। फिर दूसरी चीज़ की जो इसमें मेन कन्फ्यूज़न है वो EEZ और कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर के आता है, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट जो आप डायग्राम हम आगे देखेंगे जो एरिया है वो ऑलमोस्ट सेम है, बट दोनों में एक्चुअल डिफरेंस क्या है लीगल पर्सपेक्टिव से भी और जोग्राफिकल डेफिनेशन से भी वो देखेंगे। और एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक टर्म आता है विद इन दिस कंसेप्ट ऑफ कॉन्टिनेंटल शेल्फ, वो क्या है, और एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ को लेकर के ये यूनक्लोज की ट्रीटी में क्या है वो चीज़ भी देखेंगे। इंडिया का कोई एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है या नहीं है, और इसको लेके यूएसए का भी एक एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एक्सटेंशन की न्यूज़ आई थी। हालांकि यूएस यूनक्लोज को रेटिफाई नहीं किया है, लेकिन फिर भी ECS को लेकर के यूनक्लोज के साथ यूएस की क्या पोजीशन है, ये चीज़ काफ़ी डिबेट्स में रही है। देन 2021 में एक जॉन पॉल शिप का इंसिडेंट हुआ था इंडियाज़ के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन को लेकर के, तो उसके पीछे कंसेप्ट क्या है टॉपिक का वो देखेंगे। तो यूनक्लोज क्या है, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ द सी। तो ये बेसिकली एक इंटरनेशनल ट्रीटी है वर्ल्ड के सारे ओशंस और सीज एंड उसमें जो रिसोर्सेज अवेलेबल है उसको लेकर के एक रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बनाया गया है। 1994 नवंबर 1994 में ये फोर्स में आया। 168 कंट्रीज़ ने इसको रेटिफाई किया था, जिसमें 167 स्टेट थे। एक UN ऑब्जर्वर स्टेट था पैलेस्टीन का। देन कुक आइलैंड, यूरोपियन यूनियन, ये इन्होंने भी इसको रेटिफाई किया है। इंडिया ने 1995 में इसको रेटिफाई कर दिया था, बट USA ने अभी तक इसको रेटिफाई नहीं किया है। तो इसमें यूनक्लोज ने 5 जोन्स डिफाइन किए थे। इसमें क्या है, कौन से जोन्स हैं, इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल सी, कॉन्टिगुअस जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड द हाई सीज। ये यूनक्लोज का बेसिक डायग्राम है, जो इन्होंने 5 जोन्स है उसको डायग्रामेटिकली बेसलाइन से कैसे कैसे इन्होंने डिफाइन किया उसको हम अभी देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो आता है, लैंड से अगर सी की तरफ मूव करें तो इंटरनल वाटर्स आता है। अब देखिए इंटरनल वाटर्स में यहाँ एक बेसलाइन बनाया गया, तो सबसे पहले बेसलाइन समझिए। तो बेसलाइन आप जानते हैं कि ओशन में हाई टाइड्स आते हैं, लो टाइड्स आते हैं। तो जो लैंड से लो टाइड का लेवल है, ये यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आपका लो टाइड में जो ओशन का लेवल है लैंड के उसमें, वो यहाँ पे आएगा। तो यहाँ पे आपका बेसलाइन डिफाइन होगा। अब इस बेसलाइन से जो है सारे मेजरमेंट नॉटिकल माइल्स में लिए जाते हैं। तो आप ये देखिए, ये बेसलाइन है, तो बेसलाइन से लैंड की तरफ जितने वाटर्स हैं वो सारा इंटरनल वाटर में आएगा। ये ट्रीट ऐसे ही किया जाता है जैसे किसी स्टेट का वो लैंड हो। जैसे इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप बात करें तो इंडिया की जितनी राइट्स उसके लैंड पे है, उतनी पूरी राइट्स इंटरनल वाटर्स पे होता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जैसे आपके बेस, पोर्ट्स, इनलेट, रिवर्स, लेक्स जो सी से जाके कनेक्ट होते हैं वो जनरली इसमें कवर हो जाते हैं। अच्छा, इंटरनल वाटर्स में क्या है, कोई भी इनोसेंट पैसेज की राइट नहीं है। इनोसेंट पैसेज क्या होता है कि ऐसा मूवमेंट किसी डिफरेंट कंट्रीज से, ऐसा मूवमेंट वाटर से जो कि पीस और सिक्योरिटी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, ठीक है। तो ये जनरली हम आगे देखेंगे टेरिटोरियल सी वगैरह में कि इंटरनल इनोसेंट पैसेज जो है अलाउ किया गया है उन जोन्स में, बट जो इंटरनल वाटर्स हैं उसमें इनोसेंट पैसेज भी नहीं अलाउ है, परमिट नहीं है। इंटरनल वाटर्स के बाद आता है टेरिटोरियल सी। तो ये बेस लाइन आप जो देख रहे हैं यहाँ से 12 नॉटिकल माइल्स तक ये टेरिटोरियल सी वाला एरिया आता है। इसमें जो कंट्री होगी जिसका ये टेरिटोरियल सी, जिसके लिए डिफाइंड किया गया है, तो उसकी इस टेरिटोरियल सी के ऊपर एयर स्पेस पे भी इसकी सॉवरेनिटी है। सी बेड और सबसॉइल जो एरिया है उस पर भी इसकी सॉवरेनिटी है। इसका जो लीगल जुरिसडिक्शन है वो भी इस एरिया में पूरा आता है। जो दूसरे स्टेट्स हैं, हालांकि वो लैंडलॉक्ड हो या कोई अदर कोस्टल स्टेट हो, वो इनोसेंट पैसेज का राइट्स इस पर इंजॉय करते हैं, प्रोवाइडेड किसी रीज़न से इनोसेंट पैसेज को सस्पेंड ना कर दे। टेरिटोरियल सी के बाद आता है आपका ये कॉन्टिगुअस जोन। अप टू 24 नॉटिकल माइल्स बेस लाइन से ये कॉन्टिगुअस जोन का एरिया आता है। यहाँ पे कोस्टल स्टेट जो है इसको पावर है कस्टम्स लॉ इन्फोर्स करने के लिए। कोई फिजिकल या ऐसा इमिग्रेशन जैसा सिचुएशंस जो भी राइज आती हैं कहीं वॉर के टाइम में, तो उससे रिलेटेड लॉ को इन्फोर्स करने के लिए स्टेट को अथॉरिटी है इस रीजन्स में। अच्छा, इसमें क्या है कि सिर्फ ओशन के सरफेस और ओशन का जो फ्लोर एरिया है इस पर उसका जुरिसडिक्शन है, लेकिन एयर का जो स्पेस है उस पर इसकी राइट्स नहीं है। कॉन्टिगुअस जोन के बाद जो आता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स। अप टू 200 नॉटिकल माइल्स बेसलाइन से एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स का एरिया होता है। इन एरियाज़ में क्या है कि जो स्टेट है उसको राइट है कोई भी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज कराने के लिए ओशन बेड पे, कोई भी जो लिविंग या नॉन लिविंग जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं ओशन के, उनको एक्सप्लॉइट करने के लिए, प्रोवाइडेड इट इज़ नॉट अफेक्टिंग इकोसिस्टम।
सेकेंड थिंग, एनर्जी को जनरेट करने के लिए चाहे वो वाटर हो चाहे विंड एनर्जी हो, उसके लिए भी अथॉरिटी है स्टेट को। अब यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस किस चीज़ का है कि स्टेट यहाँ पे किसी भी अदर कंट्रीज़ के नेविगेशन को लिमिट नहीं कर सकता, ठीक है। उसमें क्या है कि जैसे एयर स्पेस की भी नेविगेशन को लिमिट नहीं कर सकता, ओशन फ्लोर पे भी अगर कोई ऐसा शिप्स वगैरह नेविगेट कर रही किसी दूसरे स्टेट की तो उनको भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता। नेविगेशन रिलेटेड स्टेट कुछ लिमिटेशंस कर सकता है बट वो बहुत लिमिटेड है। आगे हम देखेंगे जॉन पॉल शिप का जो एपिसोड हुआ था उससे रिलेटेड ये चीज़ें सामने आई थी। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बाद जो एरिया आता है वो होता है हाई सीज का, बियॉन्ड द एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। ये एरिया क्या है, ये ओपन टू ऑल है, कॉमन हेरिटेज ऑफ ऑल मैनकाइंड। एरिया किसी भी नेशन के जुरिडिक्शन में नहीं आता है, सभी नेशन यहाँ पे जो है पीसफुल तरीके से अपना जो भी एक्सप्लोरेशन एक्टिविटीज़ है, रिसर्च एक्टिविटीज़ है, वो इन एरियाज़ में कर सकते हैं। अब जैसा कि हमने स्टार्टिंग में देखा था, कॉन्टिनेंटल शेल्फ और एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स में जो ये एरिया है, ये एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स के बाद का एरिया, तो यहाँ पे कई बार कन्फ्यूज़न होता है कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ को कैसे डिफ़ाइन किया जाए या एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन्स और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में क्या रिलेशंस हैं यहाँ पे। तो उसके लिए देखिए, यहाँ तक तो आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है। अब इस एरिया के बाद जो है, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस, इसको एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन रीजन्स को कहते हैं। इस डायग्राम से समझिए तो 200 नॉटिकल माइल्स से एक्सटेंड होकर जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन का एरिया है या कॉन्टिनेंटल शेल्फ का एरिया है, वो जो है आपका एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आएगा। अब एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ को समझने के लिए थोड़ा हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ की ज्योग्राफिकल डेफिनेशन से समझ लें क्या है वो। ज्योग्राफिकली कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है आपके मेन कॉन्टिनेंट का एक्सटेंडेड पार्ट होता है जो ओशन वाटर से सबमर्ज्ड हुआ रहता है, ठीक है। यहाँ पे जो आपको स्लोप मिलेगा वो बहुत जेंटल स्लोप मिलता है, डेप्थ बहुत शैलो मिलेगी कंपैरेटिवली जो आपका डीप ओशन फ्लोर होता है। रिसोर्स रिच होता है क्योंकि आपके जो सेडिमेंट्स कैरी कर रहा है मेन लैंड से वाटर, वो इधर की तरफ लाता है, तो मिनरल्स उसमें होते हैं, न्यूट्रिशनल मिनरल्स होते हैं। तो इसलिए एक तो मिनरल रिसोर्स के मामले में रिच होता है, दूसरा क्योंकि फूड प्रोडक्शंस यहाँ ज़्यादा होते हैं, फिशिंग पर्पज से भी ये एरिया इंपॉर्टेंट होता है। इसमें रीजनली जो है सी बेड और सबसॉइल जो सबमरीन एरियाज़ का होता है वो चीज़ें इसमें इंक्लूड रहती हैं। और उनक्लोज के उसमें आप देखें तो टेरिटोरियल सी के आगे वाला जो एक्सटेंडेड एरिया है वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ को तो कह दिया कि 200 नॉटिकल माइल्स के आगे गया तो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो जाएगा। अब स्टेट्स एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ अपना एक्सटेंड करती रहती हैं, तो उसको लिमिट करने के लिए कोई एक डिफाइंड फार्मूला होना चाहिए, ठीक है। तो दो तरह के फार्मूले हैं, एक डिस्टेंस फार्मूला है, दूसरा है सेडिमेंट थिकनेस फार्मूला। यहाँ पे जो m आपको दिख रहा है वो नॉटिकल माइल्स है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला पहले देखते हैं क्या है कि फुट ऑफ स्लोप एक लेंगे। फुट ऑफ स्लोप कैसे लेंगे कि जहाँ पे ग्रेडियंट का चेंज मैक्सिमम है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ग्रेडियंट कैसे करेंगे, देखिए जैसे ये हमने लिया कि यहाँ से यहाँ मूव करने पे सपोज़ हम 100 मीटर मूव किए और हम हाइट जो चेंज हुई हमारी वो 10 मीटर की हुई, ठीक है। तो यहाँ 100 मीटर पे 10 मीटर का चेंज हुआ। अब यहाँ पे हम 100 मीटर मूव किए और हमारी हाइट चेंज हो गई 50 मीटर, ठीक। तो ये हमारा जो चेंज है यहाँ पे ग्रेडियंट का मैक्सिमम चेंज है, ठीक है। तो जहाँ पे मैक्सिमम चेंज हो रहा है ग्रेडियंट का वो कंसिडर कर लेंगे फुट ऑफ द स्लोप, ठीक। अब उस फुट से 60 नॉटिकल माइल्स आगे बढ़ेंगे तो जो लिमिट आएगी वो हो जाएगी लिमिट आपकी एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। ये हो गया डिस्टेंस फार्मूला। सेकेंड है आपका सेडिमेंट थिकनेस फार्मूला, इसको भी फुट ऑफ द स्लोप से ही कंसिडर करेंगे। अब सपोज़ मान लीजिए कि इंडिया ने कहा कि हमारा फुट ऑफ द स्लोप से 1000 मीटर तक कॉन्टिनेंटल एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ है, ठीक है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब सपोज़ 1000 मीटर बाद यहाँ पे जो सेडिमेंट की थिकनेस है वो कम से कम इस डिस्टेंस का 1% होना चाहिए। मतलब 1000 मीटर है अगर यहाँ, तो ये सेडिमेंट कम से कम 10 मीटर का होना चाहिए, ठीक है। अगर 10 मीटर है या 10 मीटर से ज़्यादा है तो इसको एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कंसिडर कर लिया जाएगा, ठीक है। तो ये दो फॉर्मूले से हम एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ की लिमिट निकालते हैं। तो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में स्टेट्स की क्या राइट्स होंगी। फर्स्ट थिंग, सभी राइट्स मेनली उनक्लोज की ट्रीटी के द्वारा और कुछ इंटरनेशनल लॉ जो इसके पहले थे उनके थ्रू डिफाइंड है। इसको हमें दो कैटेगरी में समझना होगा। फर्स्ट है आपकी सॉवरेन राइट्स एंड सेकंड हम लेते हैं लीगल एंड इन्वायरमेंटल राइट्स। सॉवरेन राइट्स में फर्स्ट है मैरीन रिसोर्सेज का एक्सप्लोरेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन। सेकंड सॉवरेन राइट्स जो स्टेट्स की हैं वो है टू ऑथराइज एंड रेगुलेट ड्रिलिंग, ठीक है। ऑथराइज मीन्स अगर कोई और कंट्री एक्सप्लोर करना चाहती है तो उसको परमिट लेना पड़ेगा उस कोस्टल स्टेट से, ठीक है।
नेक्स्ट थर्ड है, इसमें जो इस रीजन में कोस्टल स्टेट को अथॉरिटी है कि वो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ में आर्टिफिशियल आइलैंड का इंस्टॉलेशन कर सकती है, मैन मेड स्ट्रक्चर का क्रिएशन कर सकती है कोई भी एक्सप्लोरेशन या अदर रिसर्च एक्टिविटीज़ करने के लिए। अब सेकंड कैटेगरी जो थी हमारी वो थी लीगल एंड इन्वायरमेंटल राइट्स। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन से रिलेटेड, मींस स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो भी एक्टिविटीज़ मैरीन एरियाज़ में हो रही हैं उसमें मैरीन रिसोर्सेज का नुकसान ना हो, मींस सस्टेनेबल वे में एक्टिविटी किया जाए। एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ से रिलेटेड कोस्टल स्टेट की कुछ लिमिटेशंस हैं, उसको देखते हैं। फर्स्ट है, दूसरे स्टेट्स इस रीजन में नेविगेशन और एयर स्पेस का यूज़ कर सकते हैं और पाइपलाइंस या सबमरीन केबल्स भी लगा सकते हैं। हालांकि इन सब से कोस्टल स्टेट की राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या है कि एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट यूनक्लोज के अंडर डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म के थ्रू किया जाएगा, जिसमें इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल फॉर द लॉ ऑफ द सी, ये इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए भी और मेंस में आपके आंसर राइटिंग में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ से रिलेटेड है, वो एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ रिलेटेड क्लेम का अप्रूवल कैसे होगा। ठीक है, तो इसमें कोस्टल स्टेट्स अपना क्लेम जो है साइंटिफिक और टेक्निकल डेटा जो भी है उसके साथ CLCS यानी कमीशन ऑन द लिमिट्स ऑफ द कॉन्टिनेंटल शेल्फ को सबमिट करेंगी। ये बॉडी भी UNCLOS के अंडर में है, जिसमें कमीशन का रिकमेंडेशन क्या होगा, फाइनल एंड बाइंडिंग होगा। अच्छा, इसमें ऐसा नहीं है कि CLCS कितना भी रीजन आप लाइए उसको एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ डिक्लेयर कर देगा, या कंट्री जितना भी चाहे अपने एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें क्या है, एब्सोल्यूट लिमिट्स बनाई गई हैं, जिसमें फर्स्ट है कि 350 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन, मीन्स चाहे कोस्टल स्टेट कितने भी साइंटिफिक या जोग्राफिकल एविडेंस प्रेजेंट कर ले बट इससे ज़्यादा नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है, कितना, 350 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम द बेस लाइन। सेकेंड लिमिट क्या है, 100 नॉटिकल माइल्स फ्रॉम आइसोबाथ। आइसोबाथ क्या होता है, आइसोबाथ जो है सेम डेप्थ को कनेक्ट करने वाली एक इमेजनरी लाइन होती है जो वाटर में बनाई जाती है। जैसा आपने जोग्राफी में आइसोबार पढ़ा होगा, जो सेम प्रेशर को कनेक्ट करने वाली इमेजनरी लाइन होती है। तो 2500 मीटर डेप्थ के आइसोबार लाइन से मैक्सिमम 100 नॉटिकल माइल तक ही एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ का क्लेम किया जा सकता है। तो अभी तक जो भी हमने कंसेप्ट पढ़ा UNCLOS से रिलेटेड, उसके जोन से रिलेटेड, तो इतना कंसेप्ट क्लियर होने पर अगर हम USA का जो मिलिट्री शिप है जॉन पॉल शिप, उसका केस देखें जो 2021 में इंडिया के EEZ में मूव कर रही थी, उसको समझें तो इसमें इंडिया का जो ऑब्जेक्शन था वो मिलिट्री वेसल के मूवमेंट को लेकर था। इंडिया का कहना है कि इंडिया के EEZ में मिलिट्री मैनूवर्स के लिए जो है जो भी दूसरे स्टेट हैं उनको इंटीमेट करना पड़ेगा इंडिया को। ठीक है, अदरवाइज नॉर्मल मूवमेंट के लिए कोई इंटीमेशन की ज़रूरत नहीं है, बट मिलिट्री मैनूवर्स के लिए है। ठीक, जिसको जो है USA कहता है कि UNCLOS के अंडर जो EEZ में फ्रीडम ऑफ नेविगेशन है हम ये मूवमेंट उसके अंडर में किए हैं, तो हमें कोई भी परमिट लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, एक्चुअल देखा जाए तो ये इशू जो है इनडायरेक्टली रिलेटेड है साउथ चाइना सी से, क्योंकि चाइना का स्टैंड इसको लेके और भी टफ है। चाइना के हिसाब से EEZ में आने के लिए चाइना का कंसेंट मतलब परमिशन चाहिए। देखिए इंडिया के केस में क्या है, इंटीमेशन, बट चाइना क्या कह रहा है कि कंसेंट चाहिए, कोई आ ही नहीं सकता विदाउट चाइनीज़ परमिशन। ठीक है, चाहे वो किसी भी पर्पज़ के लिए हो। अब देखिए यहाँ पे अभी ताइवान का इशू न्यूज़ में है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपका UNCLOS वगैरह। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, ऑल्दो US जो है UNCLOS को रेटिफाई नहीं किया है, बट ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फ्यूचर में इसको रेटिफाई करें, बिकॉज USA भी अपना एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सटेंड करने की पॉसिबिलिटी शो किया है, कुछ न्यूज़ में ऐसी रिपोर्टिंग्स थी। ठीक है, देन आर्कटिक एरिया में हम देखें तो ECS को लेकर के काफ़ी डिबेट्स होती रहती हैं बिटवीन कंट्रीज़ जो भी वहाँ पे इंटरेस्टेड हैं, तो इसलिए एक्सटेंडेड कॉन्टिनेंटल शेल्फ आपका जो है टर्म इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से जो है इंडिया का टेरिटोरियल वाटर कॉन्टिनेंटल शेल्फ एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड अदर मैरीटाइम जोन्स एक्ट 1976 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर 2009 गेस्ट नोटिफिकेशन के थ्रू जो है इंडिया ने लक्षद्वीप के सभी आइलैंड्स को इंक्लूड करके अपना EEZ जो है फाइनलाइज कर लिया था, जिसमें इंडिया का EEZ की रीच जो है काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी इंडियन ओशन में। तो इंडिया के EEZ से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ये भी पूछ सकता है कि इसका एक्सटेंड लक्षद्वीप को काउंट करके है, लक्षद्वीप के सारे आइलैंड्स को जो हैबिटेबल भी हैं, जो इनहैबिटेबल आइलैंड है उनको भी इंक्लूड किया था इसमें। ठीक है, हालांकि इसको लेकर के कुछ ऑब्जेक्शन है, बट इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल्स मैं अभी नहीं जाऊंगा। आई थिंक काफ़ी कुछ इसमें कवर कर लिया है हमने। इसमें कुछ न्यू अपडेट्स जो भी होगा वो आपको टाइमली अपडेट करने की कोशिश की जाएगी, आइदर थ्रू वीडियो या इंस्टाग्राम, हमारा X पर भी चैनल है, तो उस पर अपडेट्स अवेलेबल हो जाएंगी।